नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। सवा लाख टके का में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर चल क्यों नहीं रहा बाजार। सवाल नंबर 2 कि आखिर गिर क्यों रहा है बाजार। जिस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं या बाजार किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है? क्या आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार चलेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके उत्तर आज के हम कार्यक्रम में तलाशेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके की रैली आज हम देख रहे हैं, पीएसयू बैंक, डिफेंस स्टॉक में दोबारा रिकवरी आती हुई, वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके उत्तर भी तलाशेंगे। और बड़ी संख्या में जो दर्शक हमें प्रश्न भेज रहे हैं, आप लोग हमें प्रश्न भेज रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज के विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहले तो रचित सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मंगल के दिन बाजार थोड़ा सा दबाव में है, लाल रंग बजरंगबली का जो है वो छाया हुआ है। आपकी टिप्पणी आपसे लें पहली, उससे पहले ज़रा एक थंब जो है ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और ये हमने संडे को शाम को 7 बजे ये थंब लगाया था, छोटे शेयर लगाएंगे ऊंची छलांग। और क्या मंत्र फूका है रचित जी, आप बताइए। 96,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्द और हो सकता है शाम तक शायद ये 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाए। तो क्या ऐसा मंत्र आपने फूका है इसमें? पहली टिप्पणी इस पर और बाजार पर भी आपकी राय। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, ये देखिए, ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड्स, बार बार मैं एक ही चीज आपको बोलता हूँ, आपको फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, अरे सर, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर, ये रियल टर्म्स है। मतलब आपने लास्ट शो में भी देखा होगा, एक कॉलर थे जिनकी मैंने एज गेज करने की कोशिश करी थी और फिर आपने मेरी एज में टिप्पणी कर दी थी। सर, उसके बाद आप देखिए कि अब मैं पूरा वापस से अपने आप को ग्रूम करके और प्रॉपर बनकर आ गया हूं कि ऐसा कोई भी मैं मौका नहीं छोड़ू जिसपे ना मेरा कुछ भी डाउनसाइज वाली सिचुएशन पे आऊं। तो सर देखिए, ये तो दर्शकों का प्यार है। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से, मतलब देखिए सर, इंफॉर्मेशन सब देते हैं, कैटेगरिकली क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप वो चीज पढ़ के, क्योंकि आप बताएंगे ना कि हमको किस शेयर पे बोलना है, दर्शक किस शेयर के बारे में सुनना चाह रहे हैं, किस पर्टिकुलर चीज के बारे में सुनना चाह रहे हैं। तो सर, हम तो बस बैठे हुए हैं और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टेपनी है, जहां जहां स्कूटर जाए वहां वहां स्टेपनी जाए। और जैसा जैसा आपसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये वाकई में वास्तविकता है, ये बड़प्पन है आपका। आपका एनालिसिस है सर, जिसकी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं। और दर्शकों का 2-2.5 महीने हम लोगों को हुए हैं सर, आपके सामने ही शुरुआत हुई और इतने कम समय में जिस तरीके से लोग भरोसा जताना लोगों ने शुरू किया है, सबसे पहले तो उनके आगे हम लोग नतमस्तक हैं कि बहुत अच्छे से लोग भरोसा जता रहे हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम कभी भी उनके इस भरोसे को टूटने ना दें। आप जैसे विश्लेषक आकर के उनका मार्गदर्शन करते रहें और ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती रहें। और ज़्यादा आज 1 लाख है, कल 10 लाख हो, हम तो यही चाहेंगे। तो इसी तरीके से सर, और वाकई में ये आपका बड़प्पन है कि आप इसको बहुत ही शालीनता से स्वीकार करते हैं और स्वयं इसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। लेकिन वाकई में बहुत अच्छा सर रिस्पांस मिल रहा है और आपकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे, हम तो यही चाहेंगे। सर, ये बताइए अब ज़रा बाज़ार पे ज़रा आपका व्यू ये मैं जानना ही चाहूँगा कि आखिर में समस्या क्या आ रही है बाज़ार पे। मतलब क्या दिक्कत है? मतलब अब तो सब कुछ जीडीपी के नंबर आ गए, वो भी अच्छे थे, जो मतलब उम्मीदें थी उससे बेहतर निकल करके आए। ऑटो नंबर उतने निराशाजनक नहीं। चौथी तिमाही के नतीजों में जो भी उतार चढ़ाव रहा, अब बीत गया है दौर। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार और क्यों नहीं चल रहा है बाजार? क्या वो 1-2 कारण हैं? सर देखिए, सबसे बड़ा कारण, और ये हमने ओवर द वीकेंड जो डेवलपमेंट देखा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक इस बात पे इतनी शांति क्यों बनी हुई है। आप देखें, हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बट रशिया पे जिस तरीके का अटैक किया गया है, बिल्कुल। और सर उस अटैक को लेके मैं आपको बताऊं, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। कल जब मार्केट ने एक कवरिंग दिखाई, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इट स्ट्रेट ऑन द फेस। मतलब देखिए, जब मैं गलत होता हूं तो बोलने में कोई खराबी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि इस तरह की कवरिंग आएगी, क्योंकि सर आप एक चीज देखिए, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक। और अलग अलग डेटा पॉइंट्स अलग अलग बात बोल रहे हैं कि उनका 28 to 34% जो फोर्सेस का एक पार्ट है जो उनको एक्टिव रख रहा था, वो डिस्ट्रॉय किया गया है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, 1.5 साल से ये प्लानिंग चल रही थी, और जो एफएसएस होता है रशिया का, जो सिक्योरिटी सर्विसेज का ऑफिस है,
उसके पास है ही ये ड्रोन्स उड़ाए गए थे रशिया के अंदर से और अटैक किया गया था। कहीं ना कहीं आप ये चीज देखिए, इसको अगर हम रीड करें लुकिंग एट द हिस्ट्री, सर रशिया शांति से तो नहीं बैठने वाला है। हम्म। और इस बात पे मेरे को लग रहा था अभी तक वो बात हो जानी चाहिए थी, बट अब सर एक टाइम आ गया है। और आपने देखा होगा सर, वर्ल्ड वॉर 1 की हम जब बात करते हैं या वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि कुछ कुछ अलग अलग पॉकेट्स में लड़ाई हो रही होती है और एक ट्रिगर पॉइंट बनता है, उस ट्रिगर पॉइंट के बाद पोलराइजेशन होता है और पोलराइजेशन के बाद वॉर चालू हो जाता है। सर मैं डराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट जिस तरीके से अब ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, वी आर वेरी क्लोज टू द आइडिया ऑफ पोलराइजेशन। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये पोलराइजेशन की बात आगे बढ़ चुकी हो। अभी तक आप देखें इस पूरे वॉर में, मतलब इफ आई एम करेक्ट, आज ये 1196वां दिन है या 95वां दिन है जब से ये वॉर चल रहा है। सर 3.25 साल हो गए हैं। इंडिया ने इकोनॉमिक सपोर्ट दिया है रशिया को, बट कभी स्टैंड लेके पूरे ब्रॉडर पिक्चर में नहीं आए। पॉसिबल है कि अब शायद इंडिया एक प्रेशर में आए और हमको एक वो स्टैंड लेना पड़ जाए, और हम जो एक ग्लोबल फ्रेंडली फिगर बन के चल रहे थे, अब वो टाइम हमें आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि सर इसके पीछे का एक और मैं आपको कारण दे दूं, मतलब एक मिनट लगेगा सर इस हाँ, एक्सप्लेनेशन आराम में, से जी। कि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरीके से हमको कॉर्नर किया गया, अब कहीं ना कहीं हमको भी ये चीज समझ में आ रही है कि फ्रेंडली नेशन और एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ अगर हम चलेंगे ना ऑल थ्रू आउट, तो लोग उसको इतना ज्यादा अच्छे में लेते हैं नहीं। और कहीं भी अगर आप अपना एक स्टैंड रखेंगे ना, उस स्टैंड पे रिएक्शन आपके फेवर में नहीं आता है। अब क्या होगा सर, वो आने वाला समय बताएगा। बट जिस तरीके से ये रशिया का अटैक हुआ है, मेरे को ये डर जो आपका टैरिफ वॉर है उससे बड़ा लग रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि इसके पीछे पुतिन शांति से बैठने वाला इंसान नहीं है, ही इज अ वेरी एग्रेसिव मैन। पॉसिबिलिटी कि चाइना और इंडिया को लेके वो एक लॉबी इधर से क्रिएट करना चाह रहे हो, जिसमें हम उनको ज्योग्राफिकल बेनिफिट भी दे पाएंगे, उनको जो आपके एंसिलरीज और इक्विपमेंट बेनिफिट भी दे पाएंगे। चाइना भी अगर साथ खड़ा होता है तो सर कहीं ना कहीं अभी बेल्ट की तैयारी हो रही है, और वो डर जो है वो मार्केट में आपको कहीं देखने को मिल रहा है। और इसमें सर मैं एक और चीज कहूंगा, आप देखिए हमारे तरफ से एक पॉजिटिव कमेंट्री ये भी चल रही है कुछ दिनों से कि मोस्ट प्रोबेबली 6 या 7 तक हम अमेरिका के साथ डील क्लोज कर लेंगे। जी। मगर आप देखिए एक मंडे था सर जब हमारा ये पर्टिकुलर सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, और उसी ओवर द वीकेंड अनाउंसमेंट आया था कि चाइना के साथ भी इनकी डील क्लोज हो चुकी है। इफ आई एम करेक्ट दैट वाज 12 मई। उस दिन निफ्टी ने 900 पॉइंट की छलांग लगाई थी और एक ट्रैजेक्टरी चेंज करी थी। अब आप देखिए चाइना से प्रॉब्लम वापस चालू हो गई है, यूरोप से प्रॉब्लम आपकी चल रही है, मगर इंडिया से आपका एक फेवरेबल सिचुएशन खड़ी हो भी रही है, मगर मार्केट आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी जो रशिया की सिचुएशन है उसको क्लोजली वॉच करने की कोशिश कर रहा है। कल आप जो कवरिंग आई तो उसको एक डेड कैट बाउंस मान लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बट सर ये सपोर्टिंग फैक्टर नहीं है, जी। और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है फॉर द ग्लोबल मार्केट्स टू फॉल। बहुत क्लोजली हमें वॉच रखना होगा, और सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी अभी देखने को नहीं मिल रही है जब तक रशिया की तरफ से क्लैरिटी नहीं आ जाती है कि वो किस तरीके का स्टैंड रखेंगे। और आप देखें ये अटैक भी जो हुआ है ये इनके 4th फेज ऑफ पीस टॉक के पहले ही हुआ था। कल इनकी 4th फेज ऑफ पीस टॉक थी जो भी कहीं सही डायरेक्शन में जा नहीं रही है। जी। ट्रम्प भी इनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये अटैक सर किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है फॉर दी आइडिया ऑफ सर्वाइवल। रशिया विल रिटेलिएट, रशिया विल फाइट बैक, और अब देखिए उसका एग्रेशन किस तरीके से आता है। तो उस पर्टिकुलर स्टैंड को हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा। और जहां तक हम मार्केट की लेवल की बात कर रहे हैं सर, आप देखिए बैंक निफ्टी मेंटेन कर रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण ये भी है कि 25 बेसिस पॉइंट कट तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि आपको आरबीआई करके देगा। बट कुछ जी। अच्छे पीएसयू बैंक्स की तरफ से, उनके सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बन रही है। लुकिंग एट द इन्फ्लेशन फिगर्स आप देखें, रिसेंटली इतने कूल ऑफ हुए हैं कि 50 बेसिस पॉइंट तक कट आ सकता है। 50 बेसिस पॉइंट तक कट आता है तो आप देखिए कुछ कुछ एनबीएफसीज हैं जैसे कि हडको हो गया, या आपके और जो इनलाइन एनबीएफसीज हैं, इनको बेनिफिट मिल सकता है, बैंक्स को बेनिफिट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट करने की कोशिश तो जरूर कर रही है, बट पूरा मूड माहौल जो है ना मार्केट का वो जी। अच्छा नहीं है।
और हमको थोड़ा सा एक बार क्लोज वॉच करना होगा। तो लेवल्स जो कि हम शुरू से कह रहे थे 24,600, अब देखिए उसके नीचे मेंटेन कर रही है। एक अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल मान ले जहां अगर ब्रीच करता है तो ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है, वो 24,450 आता है। अगर 24,450 के नीचे आप आज कल परसों कभी भी बंद हो जाते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग जो हम तेजी की उम्मीद कर रहे थे, जो हम 25,000 के ऊपर की ट्रेडिंग की बातें कर रहे थे, वो उस पे एक ब्रेक लगता हुआ दिख सकता है आपको। और मार्केट ये जो एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन या टेपेड मूवमेंट ये थोड़ा लंबा होता हुआ दिखा सकता है। ये हम बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहें, ये कह रहे हैं आप? पूरी बातों का सार अगर हम निकालें तो अगर 24,450 गिरता है तो टूटता है तो 24,450 टूटता है सर, फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हमारे लिए गिरावट तो आएगी ही आएगी। 25,000 एक जो हमारा एक ड्रीम था जिसके ऊपर हम आराम से क्रूज कर पाएंगे सर, उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सर पॉजिटिव्स आप सारे डिस्काउंट कर चुके हैं। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। आरबीआई की रेट कट के बाद भी अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं अब आपके पास पॉजिटिव ट्रिगर कम बचेंगे। और ये जो अब एक युद्ध के बादल जो गहरा रहे, ये एक प्रॉब्लम वाली बात बन सकती है सर। तो क्लोज वॉच रखना होगा, सेफ रहना होगा। और 24,450 के नीचे जाते हैं तो अपनी ट्रेडिंग बेट्स जो कि लॉन्ग साइड हैं एक बार क्लोज करके दूर रहना ही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक सर, चलिए अब यहाँ पर तो मानसिक रूप से तैयार रहिए कि कोई भी खराब खबर रशिया और यूक्रेन से वो बाजार में बड़ी गिरावट का कारण बन सकती है। तो मेंटली इस बात के लिए आप तैयार रहिए, ट्रेडिंग पोजीशन हल्की रखिए ताकि ऐसा ना हो कि फिर आप वहाँ पर परेशान हो जाएं, फंस जाएं। तो बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। फटाफट जो है तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। और डेली लाइफ के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है इन्होंने, अच्छा नाम भी लिखा हुआ है। पुष्पा जी हैं दिल्ली से, कह रही हैं हेलो सर जी, इंतज़ार रहता है आपके प्रोग्राम का। थैंक यू मैम। कह रही हैं धनलक्ष्मी बैंक से निकल करके क्या कैनरा बैंक को लेकर के कैनरा बैंक को ले लें, थोड़ा बहुत लॉस में है धनलक्ष्मी बैंक में। पुष्पा जी हैं दिल्ली से। तो सर ये जो पीएसयू बैंक की रैली है उसमें पार्टिसिपेट शायद ये करना चाह रही हैं और उनको लग रहा है कि धनलक्ष्मी बैंक से एक बार के लिए एग्जिट करके क्या कैनरा बैंक में एंट्री की जा सकती है। 2 दिन से अच्छा मूव दिखा रहा था, अभी अभी एकदम से जो है ये टूटा है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ कैनरा बैंक। क्या ये शिफ्ट ठीक रहेगा या धनलक्ष्मी बैंक ही ठीक है? आप देखिए सर, इनको दोनों ही बैंक का ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। हाँ मालूम आप जी। अगर धनलक्ष्मी बैंक को देखेंगे ना, अभी 3160 पे चल रहा है। और दो ये प्राइवेट बैंक है और एक छोटा बैंक है। बट किसी ने अगर आप एक तरीके से देखें, वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है। 18.7 का इसका जो पीई है उस पे ये मेंटेन कर रहा है और एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। सर आप ये देखें, जो लॉन्ग जनवरी से लेकर अभी तक जो एक डाउनसाइड पे था, ये भी एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। और ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट जो है ये 35 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। एक तो बात हो गई ये। अब अगर ये कैनरा बैंक में स्विच करने की बात कर रहे हैं तो कैनरा बैंक के थोड़े से पॉजिटिव जो कि हो सकता है इन्होंने भी देखे होंगे जी कि इसका पीई अभी 5.96 है। पीएसयू बैंक्स की हम बात करते हैं 9 के पीई पे चल रहे हैं। ये भी सिमिलर पैटर्न, क्योंकि सर पूरा बैंक निफ्टी एक तरीके से सिंक्रोनाइज मैनर में ही चल रहा था, ये भी सिमिलर पैटर्न पे एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है 119 रुपए के ऊपर। ये 119 रुपए का ब्रेकआउट देता है तो बहुत कंफर्टेबली आपको 132 से 138 का लेवल दिखा सकता है। वो 35, वो साइज छोटा है, ये 3 गुना साइज है। और ये आपको 38 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है, 138 रुपए तक का मूवमेंट। मगर अगर आप ये स्विच एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं तो मैं आपको जरूर एक बात बोलूंगा कि हाँ, ये स्विच करंट लेवल्स पे भी अच्छा होगा। अगर ये एक ट्रेडिंग बेट है तो इतना लुक्रेटिव अभी बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि धनलक्ष्मी बैंक भी मूवमेंट के उसी कगार पे खड़ा है। तो आप उस पे स्टिक अराउंड करके 35 पे निकल सकती हैं। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, देन यू शुड स्विच राइट अवे। ठीक, ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है यहाँ पर। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं असगर अंसारी साहब, और कह रहे हैं कि बक्सर, आई एम डॉक्टर असगर अंसारी, बक्सर बिहार से। आप दोनों महारथियों को नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार अंसारी साहब। और कह रहे हैं सर ओला के शेयर ले रखे 49 के भाव पर, अभी क्या करना चाहिए? इसको हम खबरों के खेल में भी इस पे खबर क्या है वो डिस्कस करेंगे। और दबाव जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 49 पे लिया हुआ है, 49 पे ही चल रहा है। मतलब जिनके पास बहुत लोग हैं सर जो हायर लेवल पे फंस गए हैं, अब वो ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब करें तो करें क्या? ओला में क्या एक बार के लिए लॉस बुक कर लें? आज बड़ी ब्लॉक डील की भी खबरें हैं और जिसके चलते जो है यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है।
सर इनके लिए सबसे फॉर्चुनेट बात है कि रेट पे ही मेंटेन कर रहे हैं, हाथ के हाथ बेचे, मतलब मैंने ये बोल दिया हाथ के हाथ ये सौदा मार दें। इसके पीछे का कारण है ये सर, आप देखिए शुरू से हम बोल रहे हैं कि ये समझ में आने वाली चीज ही नहीं बन रही है। आप ये देखिए सर, ये जिस तरीके से अभी अपने रिजल्ट्स भी लेकर आए थे और सारी सिचुएशन चली थी, आप एक थोड़ा सा और एक रीड करिएगा सर, टीवीएस मोटर्स जिसका बेस थोड़ा कम है बट उसने भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में 50% से ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर करी है, और इनके पास तो प्रोडक्ट लाइनअप भी नहीं है इस तरीके का जितना ओला के पास है। ओला नहीं काम कर पा रहा है जिसका कोर फोटे ही ये है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, सब कुछ है। सर बहुत इश्यूज हैं, कोई मतलब नहीं है, बहुत फॉर्चुनेट है, आप रेट के आसपास चल रहा है, आप निकलिए, पहली बात। दूसरी बात, उन दर्शकों के लिए जिन्होंने हायर लेवल्स पे भी मैं ले रखा है, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपका पैसा मिल रहा है, प्लीज एग्जिट करिए, कहीं भी आपको राइज मिले एग्जिट करिए, इसमें मत बने रहिए। सर एक चीज और रिकलेक्ट कराना चाहूंगा, कब से इसका जो टारगेट है 9 रुपए और एक सिंगल डिजिट वाला हम होते हुए देख रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, ये पैसा खराब करेगी, इससे निकलना सही है। इससे निकलना सही है, ओला इलेक्ट्रिक से एग्जिट कर लीजिए, जिनके पास भी है निकल जाइए। नुकसान बढ़ सकता है, सिंगल डिजिट तक की बातें हो रही हैं, तो ये आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। जो लोग सर 50, 70, 100 के आसपास हैं, उनको भी निकल जाना चाहिए एक बार के लिए, मतलब ताकि एक बार के लिए टेंशन खत्म हो जाए, या फिर इंतजार करें कुछ बाउंस बैक का। सर देखिए, अगर हम अब ऐसी कंडीशन में चार्टिकल पैटर्न का सपोर्ट लेते हैं ना, तो एक बार हो सकता है कि एक डेड कैट बाउंस अपन जिसे बोलते हैं, उसमें आपको 56 से 57 रुपए तक भी एक बार दिखा दे। कोई भी न्यूज ऐसी डेवलप होती है, अगर आप वेट करना चाह रहे हैं तो 56 से 57 रुपए आए तो वहां पे प्लीज निकल जाएं, क्योंकि उसके ऊपर ये जाता हुआ दिखता नहीं है सर। चलिए ठीक है, अमन श्रीवास्तव जी का सवाल लेकर के आते हैं फटाफट। बीईएमएल को लेकर के इनका प्रश्न है, और ये 4,442 रुपए पे इन्होंने बीईएमएल के शेयर खरीदे हुए हैं। अभी जो भाव यहाँ पर बीईएमएल पे देखने को मिल रहा है वो 4300 के आसपास का है। नुकसान में है थोड़ा सा, लेकिन जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। डिफेंस में है, रेलवे में है, रिजल्ट अच्छे रहे, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा लॉस है सर, क्या करना चाहिए? 2.5% ऊपर। देखिए, अभी मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ना स्टिक अराउंड ही करना इनके लिए सही होगा, बट मेंटल प्रिपेयर्डनेस मैं इनको देना चाहूंगा कि क्योंकि जो अभी हमने एक वॉलेटिलिटी का डिस्कशन किया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में आ सकती है, अगर वो वॉलेटिलिटी आती है 3940 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब आप ये बात बोलेंगे कि 3940 अगर देख ही रहे हो तो इनको निकाल दो यहां से। सर ऐसा इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जिस लेवल से ये अब मूवमेंट कर रहा है, और आप देखें एक टॉप बना के वापस से इसने एक टॉप को ब्रीच किया है, अभी फॉर द टाइम बीइंग जो बहुत क्लोज होता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है 4980 से 4800 तक का लेवल, जो आपको ज्यादा पहले देखने को मिल सकता है। अगर वो अनसर्टेनिटी ट्रिगर नहीं होती है तो आप स्टिक अराउंड करें। और ये मैं आपको जो लेवल दे रहा हूं 4800 का, ये सिर्फ ट्रेडिंग बेट का है। अगर आप मीडियम टर्म भी इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं तो बहुत आराम से आपको 5200 से 5400 का भाव देखने को मिल सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए 5200 से 5400 तक की बात हो रही है यहाँ पर, और आज 10 बजे के शो में यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल भी दी गई थी प्रदीप हल्दर जी की तरफ से, जिसमें 4480 4520 तक की बात की गई थी। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी टारगेट है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी टारगेट है, उस हिसाब से आप अपनी रणनीति तय कर लीजिए। लेकिन डिफेंस में जो आज रिकवरी है, इसको लेकर के आज 10 बजे के शो में हमने डिटेल में बातचीत की, और इसको आप इस कार्यक्रम के ठीक बाद देख सकते हैं दोपहर 2:30 बजे। डिफेंस शेयरों में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब कहाँ पर खरीदारी के मौके हैं। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान थे, हमारे साथ गौरव बिस्सा जी थे, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी थे। इन दोनों की राय जो है आप यहाँ पर जान सकते हैं हमारे इस खास शो में, जिसमें कोचिंग शिपयार्ड, अचल, सोलर इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न, बीईएल, जीआरएससी, मझगांव डॉक, बीडीएल, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज, अपोलो माइक्रो, जेनटेक, यूनिमैक, एरो, एस्ट्रा माइक्रो, इन तमाम शेयरों पर बातचीत हुई है, चाहे वो प्राइवेट हो या पीएसयू, सारे डिफेंस शेयरों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो वहाँ पे आप 2:30 बजे अवश्य हमारे इस कार्यक्रम को देखें और अपनी टिप्पणी अवश्य दें, कैसा लगा आपको प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। इंदु शर्मा जी हैं जो कि कह रही हैं कि सर सोना BLW लेकर के इन्होंने रखा हुआ है सर, 704 पे कह रही हैं एवरेज करें या फिर एग्जिट करें, अभी आपकी राय वो जानना चाहती हैं सोना BLW को लेकर के। सर देखिए, इन्होंने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है, ये लोअर लेवल से रिकवर तो किया है, बट क्या इनको इन लेवल्स पे एवरेज करना चाहिए? एवरेज का लेवल जो इनका बनता है वो बनता है 486 के आसपास। प्रोबेबिलिटी है कि एक बार ये इनको लेवल देखने को मिले। 534 पे वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है,
क्योंकि इसके पीछे का एक और मैं आपको कारण दे देता हूं। अभी इसको एक बार 590 के ऊपर ब्रेकआउट देना जरूरी है। ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 590 के ऊपर अभी ब्रेकआउट देता हुआ नहीं दिख रहा है। तो लोअर लेवल पे जब मार्केट करेक्शन पे नीचे आए 486 480 लेवल्स, वहां पे आप एवरेज करें और 580 590 पे डिप्लॉय करें। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देके भी इनके भाव आते हुए बहुत क्लोजली नहीं दिखते, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद भी ये एक बार 670 से 680 पे टाइम बिता सकता है। तो क्योंकि इन्होंने इतना हायर लेवल पे ले रखा है, 486 80 486 80 लेवल्स पे आए, वहां पे एवरेज कर ले और 580 570 पे डिप्लॉय करें। ये ट्रेडिंग पैटर्न अभी इनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, एक दो साइकिल ये कर लें, इससे इनका भाव नीचे आ जाएगा। फिर 680 700 लेवल जब आए तो अपनी एग्जिट कॉल लें। ठीक, ये राय आपके लिए यहाँ पर। इस बीच सिद्धांत राठौड़ साहब कह रहे हैं कि सर मैं ट्रेडिंग में नया हूँ, जो कुछ सीख रहा हूँ बस आपके चैनल और सुझाव से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत। मतलब इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए थैंक यू। कोशिश ये कर रहे हैं कि लगातार आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें ही सीखने को मिले, तो मतलब थैंक यू आपकी इस टिप्पणी के लिए। एनएमडीसी पे राय जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। ट्रू स्टोरीज़ के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है, 67 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, 100 शेयर हैं, कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करें। सर अभी जिस तरीके से बाज़ार को लेकर के आपका व्यू रहा है, तो क्या अब ये समय समय पे प्रॉफिट बुक करते रहें? 4 रुपये 4.5 रुपये बन रहे हैं इनके, या फिर अभी एनएमडीसी में बनना चाहिए, रुकना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, एलएमडीसी को अगर हम देखें ना, ये भी है एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में, मगर आप देखें आज 3 तारीख हो गई है। ट्रम्प साहब ने 4 तारीख को वो लागू करने की बात कर दी है। और यूएस मार्केट्स में आप देखें जिस तरीके से स्टील सेक्टर ने, मेटल सेक्टर ने परफॉर्म किया था, कहीं ना कहीं एक ये चीज होती हुई लग रही कि शायद ये एक पहली ऐसी चीज हो सकती है जिसको ट्रम्प साहब इंप्लीमेंट कर दें। क्योंकि 4 तारीख को अगर वो इंप्लीमेंट कर देते हैं तो हमको डायरेक्टली नहीं बट एक इनडायरेक्ट झटका जरूर देखने को मिल सकता है। तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा, और जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, कि अभी प्रॉफिट मिल रहा है, आप यहां प्रॉफिट बांध ले। अगर ड्यूरिंग द डे भी आपको थोड़ा और हायर साइड मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रेजेक्टरी चला रहा है, हो सकता है आपको 73 60 तक का भाव भी देखने को मिल जाए। एक बार प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है ये सेफ्टी नेट से भी थोड़ा सा बाहर हो रहा है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक, अगली प्रश्न जो हमें भेजा गया है सर, स्वर्णलता जी हैं। स्वर्णलता जी कह रही हैं सर नमस्ते, मेरा एनटीपीसी में 131 शेयर हैं, 350 के प्राइस पर, प्लीज़ सोल्यूशन बताइए। तो अब सोल्यूशन का मतलब कि अब ये थोड़ा सा लॉस में जो हैं वो जानना ही चाह रही हैं क्या विकल्प हो सकते हैं। 25 रुपये के आसपास, 24 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है इनको। एनटीपीसी पे भी 1.25% के आसपास की गिरावट है, एक महीने में करीब 5.6% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब समस्या ये है कि पूरे पावर पैक में मतलब गिरावट क्यों रह रही है, अभी तक रिकवरी नहीं आ रही है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर पेशेंस काफ़ी चेक कर रहा है, एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो, एनएचपीसी पे भी बात करते हैं जी। सर देखिए, एक ना गर्मी हम पीक एक्सपेक्ट कर रहे थे, 9 तपा में बारिश हो गई। और आप जो एक एक्सपेक्टेशन, मतलब इसमें सर मैं आपको एक और चीज कहूंगा शायद, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमने रिकॉर्ड कंजम्पशन फिगर सर इस गर्मी में सुने ही नहीं, पेपर में भी कहीं वो बात नहीं आ रही है। हाँ, बात आपकी सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हो रहा है कि हम क्योंकि साल दर साल ना एक रिकॉर्ड कायम करते हुए जा रहे थे, उस एनालिसिस पे हम चल रहे थे कि ठीक है साहब ये जो साल है ये भी आपका अच्छे से रिकॉर्ड करेगा। सर मैं राजस्थान में रहता हूं, जयपुर में रहता हूं, 25 तारीख को 9 तपा लगा था, कल 9 तपा खाली हुआ है। सर आज ये हालत है कि जो कोट मैंने पहना हुआ है इसको पहन के मैं बाहर जा सकता हूं, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। बारिश हो गई है सर, आपका पावर कंजम्पशन का जो एक रिकॉर्ड होना था वो नहीं हो पाया। बट इसका क्या मतलब है कि क्या पावर स्टॉक्स खराब हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे ना ऑल थ्रू आउट, और जिसके लिए हम बोल भी रहे थे कि सर देखिए क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले ही होके चला गया, तो उसके पीछे का कारण ये था कि कहीं ना कहीं जो हम एक रिकॉर्ड फिगर्स की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आया। अब एनटीपीसी में इनको करना क्या चाहिए? देखिए एनटीपीसी जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, अभी फर्दर डाउनसाइड भी आपको देता हुआ दिखा सकता है। और इस बात से मैं आपको बिल्कुल डराने के उसमें नहीं हूं, बट एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट डाउनसाइड में आ सकता है। तो अब आपने जहां से ले रखा है 306 से 308 की रेंज में एक बार ये काउंटर आएगा, वहां पे आप इसको एवरेज करिएगा, और एवरेज करके आराम से फिर आपको
जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सुधरेगी मार्केट की भी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 338 से 340 का भाव मिलेगा, तो जो आपने लोअर लेवल्स पे एवरेज किया है उसको वहां पे एक बार डिप्लॉय करके और अपनी पोजीशन रख लीजिएगा। जैसे ही सिचुएशन सुधरेगी वापस आपको ये अपने पुराने जो भाव थे इसके 368 372 ये भी दिखाता हुआ दिखेगा। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, बट पूरा मूड माहौल और इस सेक्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके चलते करेक्शन थोड़ा और गहरा सकता है, अपॉर्चुनिटी की तरह काम है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और जरा चूंकि बात पीएसयू पावर की हुई है तो ये दो कंपनियां और जरा देखिए। एनएचपीसी पे आपसे डिटेल में बातचीत हुई थी और उस पर तो एक बार फिर से आपकी राय जानना चाहेंगे। बड़ा शानदार जो हमने सस्ते शेयरों वाले शो किए थे, लोगों की रुचि उधर ज़्यादा रहती है, तो एक बार फिर से एनएचपीसी के जरा आप टिप्पणी कर दें और उसके बाद इरिडा पे राय जानना चाहेंगे। पहले एनएचपीसी सर, क्या लग रहा है जी? सर देखिए, एनएचपीसी में हम देखें ना, एनएचपीसी लोअर लेवल से अब ऊपर मेंटेन भी कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं अब जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, अभी 86 रुपए चल रहा है, 90 रुपए तक का मूवमेंट आपको बहुत बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है तो यहाँ पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि हमने एक पूरे पावर सेक्टर की जो आपसे बात करी है उसमें जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं और मार्केट जैसे ही सुधरता है फिर आपको एक जो अपसाइड है वो 106 रुपए तक भी लेके जा सकता है। तो इसमें आप अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। एनटीपीसी से अलग टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, फंडामेंटल्स थोड़े से लुक्रेटिव साइड दिख रहे हैं, पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक सर, चलिए इस बीच इरिडा पे बात आपसे करें उससे पहले हमारे साथ अनुराग जुड़ गए, जरा उससे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनुराग जी को नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून अनुराग जी, कैसे कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। पटना से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन है सुजलॉन के ऊपर। मैंने सुजलॉन करीब 19 रुपीज पे लिया था, 5000 शेयर। 19 रुपीज पे? 19 रुपीज पे। हाँ, और मैं क्वेश्चन है सर कि क्या मैं इसमें अभी स्टे कर सकता हूँ टिल 100 और शुड आई एग्जिट राइट नाउ? चलिए आपने तो 86 के भाव भी देखे, फिर 40 के भाव भी देखे, आपने तो तमाम बाढ़ बरसात धूप आंधी सब देख लिया है। तो अब यहाँ पर निकलना कितना सही रहेगा ये थोड़ा सा मुश्किल फैसला होगा, लेकिन इसके लिए चलते हैं रचित जी के पास। रचित सर, ये आज प्रॉफिट बुकिंग तेज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। अच्छा ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद चला भी, फिर आज जो है 4% टूटा हुआ है। अभी क्या करें सर? और बहुत अच्छे भाव पे लिया हुआ है। अब 19 रुपये पे लेकर के 86 पे नहीं बेचा तो क्या 68 पे बेचना चाहिए? सर देखिए, अब जो आप बात बोल रहे थे ना, मैं उसी बात पे अभी होवर कर रहा था। और इनफैक्ट मैं इनका एक कैलकुलेशन भी लगा रहा था कि इन्होंने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है। अब मैं इनको एक चीज बोलूंगा, देखिए इन्होंने पेशेंस तो अपना पूरा रखा है और इनका जिस तरीके के इन्होंने होल्डिंग रखी हुई है उससे ये क्लैरिटी भी आ रही है दैट ही इज अमंग अ वेरी फ्यू पेशेंट इन्वेस्टर्स दैट वी हैव इन द सिस्टम। इनको भाव से कोई ज्यादा परेशानी होती नहीं है। तो अब इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, ये चाहे तो नोट भी कर लें, 84 के भाव में 1131 शेयर इनको बेचने हैं और प्रिसाइजली 1131 शेयर ये बेचेंगे, इनकी कैपिटल फ्री हो जाएगी। ओह, अब वो मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद भी अभी इसमें और अपसाइड है, बट इनकी कैपिटल सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1131 शेयर बेचने हैं 84 रुपए में। उसके बाद उसको मेंटेन करना है और बेचना कब है, जब ये 110 के लेवल्स क्रॉस करना चालू करें तब ये बेचना चालू करें। अभी मैं इनको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि यहां पे एग्जिट करें या उधर भी कंप्लीट एग्जिट 84 में कंप्लीट एग्जिट कर लें, क्योंकि अभी इसकी अपसाइड की रैली अभी धीरे धीरे चालू हो रही है। और सर सुजलॉन ही आप ध्यान करिए, हमने किन लेवल्स पे स्टॉक को बिल्कुल। देखा। मैं ये नहीं कहूंगा वो आ जाएगा, बट हाँ 1131 शेयर 84 पे दे, बाकी रखें। सर ये आप अपने पास मतलब कैलकुलेटर रखते हैं या मतलब चाचा चौधरी से ज़्यादा तेज दिमाग चलता है आपका मतलब? नहीं सर, जब आप सवाल कर रहे थे ना तभी मैंने देखा कि 19 रुपए 5000 शेयर ये अमाउंट हो गया, मेरा टारगेट क्या है उससे डिवाइड करके मैंने कहा ये एग्जैक्ट शेयर बेच दे और अपने बाकी रख लें। मानना पड़ेगा सर, लेकिन मतलब बड़ा तीव्र गति से, मतलब ऐसे थोड़ी मतलब फॉलोइंग है आपकी, ये तो है मतलब कला है आपके अंदर सर। चलिए आगे सर, वो जो इरिडा वाली बात रह गई थी अधूरी थोड़ी सी, इरिडा पे अभी क्या करना चाहिए? 172-75 के आसपास है, हर लेवल पे लोगों के पास शेयर हैं, लोअर लेवल पे भी हायर लेवल पे भी। अभी क्या करना चाहिए इरिडा पे, जो लोग वेट कर रहे हैं और जो लोग अभी नहीं लिए हैं, क्या ये लेवल है कंफर्टेबल खरीदारी करने के लिए इरिडा में?
सर देखिए ये अगर थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे होते ना तो मैं बोल देता, बट क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड में ना एक चीज डेवलप होती हुई आ रही है कि उस रशिया यूक्रेन साइड कुछ हो गया तो प्रॉब्लम और बढ़ती हुई दिख सकती है। तो मैं ये कहूंगा वैसे लेवल अट्रैक्टिव है। आप अगर सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक पूछेंगे तो इनको जो भी नई पोजीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं उनको ये एडवाइस होगा कि 20-25% तो आप यहां पे ले लें। बाकी 160 रुपीज के आसपास आता है तो वो एक अच्छा लेवल बन जाता है फ्रेश पोजीशन क्रिएट करने के लिए। और जिनके पास अभी ये पोजीशन है, अगर लोअर लेवल्स पे इन्होंने एज अ ट्रेडिंग बेट लिया था तो 186-87 का लेवल इनको जब भी देखने को मिलता है अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। अगर आपने ये मीडियम टर्म के लिए लिया है तो अभी मेंटेन करें। 228 से 234 की रेंज है जो आपको मीडियम टर्म में देखने को मिलेगी। जैसे ही मार्केट सुधरेगा और मूवमेंट इस सेक्टर में आना चालू होगा आपको 234 का भी लेवल देखने को मिलेगा, वहां पे मीडियम टर्म वाले एग्जिट कर सकते हैं। ठीक, ये राय एरिडा पर। सर इस्माइली आदित्य के नाम से हैं, कह रहे हैं कि अच्छा जय हिंद विपुल सर, आदित्य साहू रांची से है। रांची जिससे बोल रहे हैं आदित्य जी, बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं अदानी पावर ले रखे हैं सर इन्होंने, 151 शेयर हैं इनके पास 513 के भाव पर। आज ये भी शेयरों में काफ़ी गिरावट है। खबर जो है वो हम खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे। आज पूरे अदानी समूह में दबाव देखने को मिल रहा है, 1.5-2% नीचे है अदानी पावर, 545 के आसपास चलता हुआ। क्या सलाह रहेगी सर? 545-46 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और जो इनकी खरीद का भाव है वो इन्होंने जो हमें बताया है वो है 513 के भाव पर। देखिए मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा, अगर इन्होंने इसको ट्रेडिंग बेट या मीडियम टर्म के लिए भी लिया है, थोड़ा सा इनकी बाइंग हायर साइड पे है और इनको एक बेनिफिट मिल रहा है कि इनके भाव से ऊपर मेंटेन कर रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, तो आप इसको 558 से 565 के बीच में रेंज आती है ना, एक बार एग्जिट कर लें। क्योंकि जब अभी हम खबरों के खेल में भी बात करेंगे और पावर सेक्टर की ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं ना, आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसका एडवांटेज उठाएं। इसमें बहुत ज्यादा पोजीशन अभी अपसाइड की नहीं दिखती है। यहाँ पे नहीं दिख रही है। सुजलॉन पे अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, तो आप लोग जो है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है सुजलॉन को लेकर काफ़ी डिटेल में, तो आप लोग जो है थोड़ा पीछे जाके देखेंगे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, तो आप लोगों को उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। इस बीच हमारे एक दर्शक ने अभी, सुमित सुंदरयाल जी हैं, कह रहे हैं हेलो सर, लास्ट टाइम आपने सवाल लिया था लेकिन जवाब नहीं दिया था, प्लीज़ इस बार बता दीजिए SJVN में सम लॉस बुक करके सुजलॉन या NHPC में स्विच करना चाहिए या नहीं। तो NHPC सुजलॉन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या SJVN में लॉस बुक करना चाहिए क्या? अब इन्होंने ये नहीं बताया किस पे लिया था, कितना लॉस हो रहा है, लेकिन SJVN में क्या लॉस बुक करके SJVN सुजलॉन या NHPC में जाना चाहिए सर? सर देखिए ये भी एक डिसीजन तो सही डायरेक्शन में ही दिख रहा है इनका, क्योंकि SJVN को अगर हम देखें अभी इसमें सर कोई भी ब्रेकआउट आता हुआ नहीं दिख रहा है। बेटर यही है क्योंकि सुजलॉन इज अ बेटर परफॉर्मर, तो अपनी प्राइसिंग उस हिसाब से मैनेज कर लें। बट हाँ, ये डिसीजन मेरे को सही लगता है इनका, SJVN से निकल के सुजलॉन में अगर फंड डिप्लॉय करते हैं, उसका बीटा मूवमेंट अब हायर साइड के लिए चालू हुआ है। सो इट्स बेटर यू राइट द पर्टिकुलर ट्रेड, और सुजलॉन में आप बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। सुजलॉन में बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं सर, ठीक है, सही डिसीजन है आपका, ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए जरा हमारे अगले दर्शक के पास चलते हैं। संतोष हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, उमेश, माफ कीजिएगा, उमेश जी हैं। उमेश जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जयपुर राजस्थान से सर। ओहो, मतलब ऐसा कोई शो शो हमारा अभी तक गया नहीं कि मतलब जिस दिन रचित जी हों और राजस्थान से दर्शक हमारे ना आए, तो बहुत अच्छी बात है सर। वेट ही करता हूँ सर मैं इनके शो का। नहीं सर, हम भी वेट ही करते रहते हैं, इंतजार बहुत कराते हैं रचित जी। तो फिर ये है कि फाइनली आज जो है हमने कहा कि नहीं, अब आज जो है 10 बजे से ज़्यादा लोग इंतजार आपका 1 बजे के शो में कर रहे हैं, तो सर ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। तो क्या करते हैं सर आप वहाँ पर उमेश जी जयपुर में? सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। गवर्नमेंट टीचर है, बहुत अच्छी बात सर जी। गवर्नमेंट टीचर हैं आप, अच्छे बच्चों को पढ़ाइए, ऐसे आपके बच्चे जो हैं काफ़ी तरक्की करें, हम तो यही चाहते हैं। बताइए सर क्या सवाल है आपका? सर मेरा वेंट इंडिया पे और PNB पे सवाल था सर। PNB पे? जी वेंट इंडिया सर मैंने 85-15 पे लिए हुए हैं सर 40 शेयर। कौन सा शेयर बता रहे? वेंट इंडिया? वेंट इंडिया जी सर। वेंट इंडिया, अब सर ये तो नहीं पता,
लेकिन अगर आप सर ये WENDT वेंड इंडिया के नाम से आता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, पूछते हैं सर से क्या वो टिप्पणी रहेगी। और दूसरा सर PNB पे था। वेंट इंडिया कितने पे लिया हुआ है आपने? सर 85-15 पे 40 शेयर हैं। 85-15 पे 40 शेयर लिए हुए हैं। किसके कहने पे लिए थे सर, कोई खास वजह? सर ये मैंने वो सुमित सर का वो शो देख रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने बता रखा था इसके बारे में। अच्छा, क्या ही टिप्पणी की जाए, लेकिन ठीक है। आ, रचित जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? सर पीएनबी आप देखें, पिछली बार भी जब हमने बात करी थी तो पीएसयू बैंक और उसमें पीएनबी ऑल टाइम मेरा फेवरेट, बहुत ही उम्दा स्टॉक इन्होंने ले रखा है। और मैं जितना समझ पा रहा हूं, अगर इन्होंने इसको मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे भी लिया है तो अभी पोजीशन मेंटेन करें। अभी इसका अपसाइड प्रॉपरली चालू भी नहीं हुआ है। बहुत अगर मीडियम टर्म में भी आप देखते हैं, 132 रुपए का भाव आपको बहुत आराम से दिखा सकता है। चाहे तो वहां प्रॉफिट बुक करें। और मीडियम टर्म की रेंज भी है ना सर, इसकी थोड़ी सी बड़ी निकल कर आ रही है। यूजुअली ऐसा हम स्टॉक्स में नहीं देखते हैं। 132-34 से लेकर 148 तक ये मीडियम टर्म के लिए मेंटेन करेगा। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म की स्टोरी अगर बना के खरीदे हैं तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आराम से सिट बैक रिलैक्स। आपके स्कूल में भी समर वेकेशन चल रही है, आप इसको लंबी वेकेशंस में डाल दीजिए। यहां से डबल होने का दमखम रखता है। आराम से 200 रुपए के ऊपर जाएगा, तब इसमें हम कुछ देखेंगे। अब वेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए, आई एम सो सॉरी, मैं सही आदमी नहीं हूं कमेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने इसको इतना ट्रैक तो नहीं किया है। बट हाँ, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि ये मैन्युफैक्चरिंग में है और एब्रेसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये पर्टिकुलर कंपनी। टेक्निकल पैटर्न पे एक करेक्शन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें तो पीई का जो मल्टीपल है वो भी लोअर साइड चल रहा है। और अगर आप देखें, अभी ये कोई क्यूआईपी के थ्रू अपना फंड भी रेज कर रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग एक कंसर्न जरूर बन सकता है, क्योंकि 75% है सर, हायर लेवल्स पे प्रमोटर होल्डिंग आपके लिक्विडेट होती हुई दिख सकती है। बट अदरवाइज अगर आप देखें टेक्निकल और कुछ कुछ फंडामेंटल्स को अगर हम देखें, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि यहां पे अभी आप बने रहें। जी। और अगर आपने ये लोअर लेवल्स पे मतलब करंट लेवल्स पे लिया, अगर आपने सिर्फ एज ए ट्रेडिंग बेट ही लिया है, तो ये यहां से जब भी आपको नियर अबाउट 9600 तक का लेवल दिखाता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। और मीडियम टर्म के लिए अगर आप लेके रखे हुए हैं तो 1140 रुपए का, 11,040 रुपए के आसपास आप प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। ठीक। ये इसमें समझ में आ रहा है। चलिए सीमा जी के पास चलते हैं फटाफट। दिल हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं। सीमा जी को नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम। सीमा जी, और आप कैसी हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो काफी समय से एसोसिएटेड हूँ। हाँ यस मैम, बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसको रेगुलरली सुनती भी हूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द एनालिस्ट। आप लोगों की वजह से ही मेरा इंटरेस्ट बन गया स्टॉक मार्केट में, नहीं तो मैं तो स्टॉक मार्केट से कोसों दूर भागती थी। अरे मैम, ये अच्छी बात है, लेकिन खैर कि एक नई विधा के बारे में आपको जानकारी मिली। और आप, मुझे लगता है कि अब तो आपको आनंद आ रहा है ना, एंजॉय कर रही हैं ट्रेडिंग? हाँ जी बिल्कुल। अब तो मैं प्रॉफिट बना रही हूँ, तो इसलिए वाह। मेरे को इंटरेस्ट आ गया है, तो बहुत खुशी भी होती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा तो मैम, आप बहुत सारे प्रॉफिट थैंक यू बनाएं। सो मच। जी, अरे मैम, बहुत बहुत always welcome। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ चैनल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम आपका। और, वाह। और आप लोग जो इस तरह की नई नई बातें बताते हैं ना, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हम लोग भी सही दिशा में जा रहे हैं। सोच तो यही थी, तो हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हैं ये आप लोग ही बता सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो इस पे आपकी टिप्पणी बहुत अच्छी लगी मैम, थैंक यू। क्या सवाल है मैम आज का वरुण बेवरेज पे? हाँ जी, ये वरुण बेवरेजेस है। ये मैंने लिया हुआ 517 के कॉस्ट पे 21 शेयर लिए थे। थोड़े ज्यादा लिए थे, लेकिन बीच में जब प्रॉफिट बना था तो मैंने कुछ प्रॉफिट भी बुकिंग कर ली थी। अब ये वरुण बेवरेजेस नीचे गिर रहा है, तो आई एम बिट सरप्राइज कि अब मैं क्या करूं, एवरेज करूं या क्या करूं। मैं इसको 3-5 साल तक रख सकती हूं, मुझे कोई जल्दी का कोई ऐसा नहीं है, शॉर्ट विंडो नहीं है। ठीक। चलिए, यहाँ पर एक गोल्डमैन सैक्स की एक हफ्ते पहले रिपोर्ट भी आई थी और उन्होंने 22% के अपसाइड की उम्मीद जताई थी। सर अभी तो खैर दबाव में है काफ़ी ज़्यादा, 1.25% के आसपास की गिरावट है। क्या करेंगे मैम सर, इनको क्या करना चाहिए सीमा जी को अभी? सर सबसे पहले अगर आपकी इजाजत हो, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, सीमा बिल्कुल। मैम को नमस्कार। सीमा मैम, आप दिल्ली साइड से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं? जी नहीं, मैं बैंगलोर से हूँ, साउथ से हूँ।
नहीं, but are you born and brought up in Bangalore or in northern part of the country? मैं born and brought up in Delhi. हाँ, ये देखिए, ये जो भाषा पे ये पकड़ लिया रचित जी ने कि दिल्ली जिसे कह दिया सर, ये जो है ना, जो देखिए आपकी ट्रेनिंग काम आ रही है। अरे मैं सर, बताता हूँ, बहुत बहुत शानदार। ध्यान से सुन रहा हूँ मैं सर। और मैम का जो एक्सेंट था ना, वो बिल्कुल ऐसा ही था कि मैम दिल्ली साइड से कहीं पे हैं और बैंगलोर बाद में जाके सेटल हुई। तो मैं सिर्फ अपनी एक बिजनेस को वेरीफाई करना चाह रहा था। थैंक यू फॉर दैट मैम। और वरुण बेवरेजेस में आपने देखिए एक अच्छी प्राइसिंग पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर रखा है। अभी डाउन साइड पे चल रहा है, बट आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इनफैक्ट आप चाहें तो जो आपने हायर लेवल्स पे अपनी सेलिंग करी थी, यहां पे आप अपनी वापस उस क्वांटिटी को बढ़ा सकती हैं। और जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है, अभी आप देखेंगे कि बहुत ही नियर फ्यूचर में आपको ये 535 के लेवल्स भी कंफर्टेबली दिखाएगा। एंड क्योंकि आपने बोला है आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मीडियम टर्म में ही आपको जब भी ये 660 680 के लेवल्स के ऊपर मिले, तब भी आप चाहें तो अपना थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे इसका अपसाइड अभी और अच्छा है, एंड इन लॉन्ग टर्म इट माइट इवन क्रॉस 760 to 800 लेवल्स। ठीक, चलिए, तो ये राय आपके लिए है। सर 1:40 हो रहे हैं और 1:41-42 तक का, मतलब करीब 41-42 का हिस्सा हम रात को 8 बजे अपलोड करते हैं। तो अभी 1-2 मिनट बाकी है। मैं रेलवे स्टॉक्स को थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहूँगा। तो 1-2 मिनट में आपके पसंदीदा रेलवे स्टॉक्स अभी कौन से हैं? आज सुबह थोड़ी सी रिकवरी जो है वो हम देख रहे थे कुछ एक रेलवे शेयरों में, जैसे IRCTC अभी भी 1.25% ऊपर दिखा रहा है, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। रेलवे में कोई आपका शेयर आपका पसंदीदा हो, IRFC, RVNL पे अभी आपका व्यू क्या होगा? सर देखिए, रेलवे में दो हैं जो अच्छे लग रहे हैं एट करेंट लेवल्स। दो वैल्यूएशन टर्म्स में अगर आप देखेंगे ना सर, तो अभी आपको इतना कंफर्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट वैसे टेक्निकल ट्रेंड्स पे वो अपना रिवर्सल बना चुके हैं। और पहला काउंटर जो अभी आपने बोला RVNL, वो करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। अगर आप रेलवेज में पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, RVNL अच्छा लगता है। करंट लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन एक स्टैगर्ड मैनर में बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हम एक वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 380 376 तक आप अपनी इस स्टैगर्ड मैनर की पोजीशन को बिल्कुल नीचे के अगर मूवमेंट आता है तो बना के रख सकते हैं। और अगर आप इसको बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करेंगे तो 476 रुपए, और अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं तो 580 रुपए का भाव आपको देखने को मिल सकता है। फिर आ जाता हूं मैं जुपिटर वैगन में आप देखें वैल्यूएशन कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ RVNL थोड़ा सा हमें बेटर मिल रहा है, और वही कारण है कि आप ये देखें अभी कि कंसोलिडेशन में चल रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि करंट लेवल्स पे आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इस काउंटर में एक छोटी सी आपको हिंड्रेंस देखने को मिलेगी 435 लेवल्स पे। वो जैसे ही ब्रीच करता है और 435 के ऊपर क्लोजिंग करता है, आपको बहुत क्लोजली 510 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 680 से 700 रुपए तक का भी भाव आपको मीडियम टर्म में देखने को मिल जाए। जी, तो ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है रेलवे को लेकर के। और इस बीच 600 से ज़्यादा दर्शक हमें इस समय लाइव जो है देख रहे हैं, सिर्फ बोनस के मंच पर, बाकी अमर उजाला के मंच पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि आपने अगर आप हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे अगर आप लगाएंगे तो और ज़्यादा बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को जोड़िए ताकि लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। सही माध्यम से आप लोग जुड़ेंगे तो आजकल रील के माध्यम से बाकी जगहों से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है और लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है।